Today's class we are going to proceed with our first chapter. The name of the chapter is chemical reaction and equation. अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है, शॉर्ट अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। इन सभी, ये जितने भी एग्जांपल्स आपको गिवन है, इन सभी में क्या है कि जो आपकी नेचर है और जो आइडेंटिटी या इनिशियल सब्सटेंस की वो चेंज होगी। अगर आप दूध को रूम टेम्परेचर में समर है ना, आपने जैसे दूध को गर्मियों के टाइम पर अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। हो जाता है ना, मम्मी भी कहते हैं रेफ्रिजरेटर में रखो, दूध बाहर मत रखो, खराब हो जाएगा। यानी कि जो उसकी इनिशियल स्टेट है या जो भी इसकी आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसी चीज को कहते हैं कि वो चेंज होने का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ पे केमिकल चेंजेस होंगे। 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। एक और एग्जांपल देखो, एन आयरन तवा, जैसे घर पे जो रोटी वगैरह आप बनाते हो, जो तवा मम्मी यूज करती है, पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ह्यूमिड का मतलब काइंड ऑफ ऐसे मॉइस्चराइजर है, जिस तरह से आप कह सकते हो। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगेन केमिकल चेंजेस, उसकी जो नेचर है, आइडेंटिटी है, वो चेंज हो जाएगी। फूड इज फूड, फूड को जब हम कुक करते हैं तो चेंज हो जाता है उसका नेचर, ठीक है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। हालांकि इस ये जो पॉइंट है इसको आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे। तो डाइजेशन जो ये प्रोसेस होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। वी रिस्पायर, हम जब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, जो भी इनिशियल सब्सटेंस है उसकी नेचर एज वेल एज आइडेंटिटी हैव समवट चेंज, वो चेंज हो। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हमने previous classes में physical changes, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या physical change होता है और क्या chemical change होता है, along with some example. तो फिजिकल चेंज में हमने क्या स्टडी किया था, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी कि उनकी नेचर और आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। ये चीज क्लियर है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखो, लाइक मेल्टिंग ऑफ वैक्स, चॉपिंग वेजिटेबल्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस में ना नेचर चेंज हो रही है ना आइडेंटिटी चेंज, जैसा था वैसा का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, तो केमिकल चेंजेस डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन। देखो होता क्या है, जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, वो इस फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज। अब जब आप ब्रीथिंग करते हो तो कौन सी गैस का इंटेक करते हो, ऑक्सीजन का करते हो, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो इसके साथ रिएक्ट करती है और वो इस फूड को ब्रेक कर देती है, वो इस फूड को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता, आप सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है आपका, रेस्पिरेशन होता है कि भाई जब आप खाना खाते हो, जो फूड का आप इंटेक करते हो वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म में जाता है, द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब आप सांस लेते हो, जब आप ब्रीथिंग करते हो, तो आप कौन सी गैस का इंटेक करते हो, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये इस फूड को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। कैसे ब्रेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इस फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। वी डू गेट एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ए और बी, बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये जो आपका ए और बी होता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, these are called as reactant।
और सी क्या होता है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आ जाता है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसमें चेंज हो रहा है। अगर प्रोडक्ट जो है वो हमारा चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। यानी कि क्या, सिंपल सी बात है, केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल चेंज कब होगा, जब केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल चेंज नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ तक कुछ पूछना तो क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। देखो जब हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, अभी जो हमने यहाँ पर जो मेंशन किया, केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज कब होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है। whenever there is a chemical reaction there is a chemical change। if there is no chemical reaction there is no chemical change। तो उस चेंज को क्या कहोगे आप, फिजिकल चेंज। चेंज को क्या कहोगे, फिजिकल चेंज। यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या है आपका, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल चेंज है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो चेंज हो जाती है। जलने से पहले पेपर कैसा था, जलने के बाद पेपर कैसा होता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जहाँ भी बर्निंग की हम बात करते हैं ना, बर्निंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयर आर वेरियस गैसेस इन एयर, लेकिन एयर में कौन सी गैसेस है जो बर्निंग जो प्रोसेस होता है उसका पार्ट होता है, दैट इज ऑक्सीजन गैस। अगर कभी भी हम बर्निंग की बात करते हैं तो बर्निंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट if the nature and the identity of initial substance have somewhat changed, it means there is a chemical reaction. And because of that chemical reaction, that change is a chemical change. Is it clear? That change is a chemical change. Okay? Now, we have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। इट मींस कोई जो नेचर और आइडेंटिटी होती है इनिशियल सब्सटेंस की, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो we can say that that chemical change exists because of the chemical reaction। it means without any chemical reaction there can't be a chemical change। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछो। इज इट क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन। See, this is how we can define chemical reaction. What is chemical reaction? It is a process in which one or more substances form new substances। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। वन और मोर, लाइक A plus B, two substances form the new substance C, and this reaction is called as chemical reaction। What is chemical reaction? It is a process in which one or more substances, एक या एक से ज्यादा substances मिलकर एक नया substance form करते हैं, and that is chemical reaction। Is it clear? That is chemical reaction। क्या केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो सकती है? फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, आपने पेपर को जला दिया, दोबारा उसी स्टेट में ला सकते हो उस पेपर? नहीं, होता है ना ऐसा। इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से आप केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक आपने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होती है। व्हाट वी गेट, वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट होती है। अब किसी भी फिजिकल मेथड से आप इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इस चीज को समझने के लिए ये एक एक्टिविटी है, इससे आप थोड़ा और ज्यादा इसको समझ पाओ, ठीक है। अब इसमें देखो क्या इस एक्टिविटी में आपको क्या बताया गया है
वी हैव टेकन अ मैग्नीशियम रिबन, हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबन। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, दिस इज मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, आपने मैग्नीशियम रिबन को लिया, विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर हमने इसको हीट किया। क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, तो जब आपने इसको हीट किया, देखो बिफोर हीटिंग, बिफोर हीटिंग ये जो मैग्नीशियम रिबन था आपका, ये किस स्टेट में था, ये आपका सॉलिड स्टेट में था। बिफोर हीटिंग ये जो मैग्नीशियम रिबन था आपका, वो किस स्टेट में था, ये आपका एक सॉलिड स्टेट में। और आफ्टर हीटिंग ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, ये एक पाउडर स्टेट, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐश दिखाई दे रही है, देखिए ना, ये ऐश है। तो बेसिकली जो सॉलिड स्टेट थी आपकी, वो किस में कन्वर्ट होगी, वो पाउडर स्टेट में आ गई। जो सॉलिड था वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका कलर है, बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग वो भी चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है। और द स्टेट चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन, स्टेट चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया आपको, this activity needs the teacher's assistance, it could be better if students wear suitable eye glasses। जो सब आप देखते रहना। आगे देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। अब क्यों क्लीन किया मैं आपको ये भी बताया, वे जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये आपका, ये आप यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब हम इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है। You clean the magnesium ribbon by sandpaper. Why so? क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन को जब ओपनली रखा जाता है, ओपनली रखा जाता है, तो अब एयर में मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इसके ऊपर क्या आ जाती है, एक ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नीशियम रिबन है, अगर इसको आप एज इट इज जला दो तो ये पूरी तरह से चलेगा, कंप्लीटली जो बर्निंग प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस होगा ही। तो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और क्लीन करके ये जो लेयर होती है इसको हम क्या करते हैं, वाइप आउट करते हैं, इसको हटाया जाता है। फिर जो मैग्नीशियम होता है उसको जलाया जाता है, और कंप्लीटली वो बर्न भी करता है, कंप्लीटली जलता है, कोई इसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज विद दिस लेयर, आप इसको एज इट इज जला दोगे तो पूरी तरह से वो नहीं चलेगा, तो पूरी तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर आ गई है, ऑक्सीजन की। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, और क्लीन किससे किया जाता है, सैंड पेपर। किससे क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper। ये क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, hold it with a pair of tongues, ये tongues है, kind of a चिमटा, kind of एक चिमटा ही होता है। ठीक है, burn it using a spirit lamp। आपने spirit lamp से इसको बर्न किया, और बर्नर, and collect the ash, ये जो ash है, so formed in a watch glass, ये watch glass कहते हैं जिसमें आप इस ash को कलेक्ट कर रहे हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज watch, क्या कहा जाता है इसको, watch glass। ठीक है, as shown in the figure 1.1, burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes। but जब while performing this experiment make sure that कि आप अपनी आंखों को बचाओ। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये एक्टिविटी अगर स्कूल में आपको करवाई जाती है तो टीचर के असिस्टेंस में हो, किस तरह से करना वो आपको गाइड करेगा। आप लोग तो दिवाली पटाखे जलाना शुरू कर दोगे, आपको क्या जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, What do you observe? फिर आपसे पूछा जा रहा है आपने क्या ऑब्जर्व किया। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। जब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा, एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। जो वो सॉलिड स्टेट में था वो किस फॉर्म में आ गया, पाउडर स्टेट फॉर्म में आ गया। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस पाउडर को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या था, मैग्नीशियम, ठीक हो गया। आपने उसको बर्न किया, मैंने कहा था जब बर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है तो कौन सी गैस उसमें आती है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया,
बट वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये इनिशियल प्रोडक्ट था, ये दोनों जो प्रोडक्ट थे ए और बी, दोनों मिलके जो प्रोडक्ट बना है सी, डिफरेंट है ना, ये अपने आप में अलग था, ये अपने आप में अलग था, और उसके बाद जो बना वो क्या बना, वो अपने आप में अलग है। तो कहने से जब केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंज जो हुआ है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस, द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। ये चीज आपको बताई जा रही है आगे देखो। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air। कौन सी ऑक्सीजन, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम बर्निंग की बात करेंगे इट मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई डाउट है? फर्स्ट एक्टिविटी क्लियर हो गई। चले हम आगे, ठीक है। और यहाँ से आपको दो चीजें मैंने आपको ये भी बता दी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गया। एक चीज मैंने क्या कहा, कलर चेंज होता है, ये क्लियर है पॉइंट। दूसरा मैंने आपको क्या पॉइंट कहा कि स्टेट चेंज होती है। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक एक्टिविटी और ये भी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या कहता है। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को दिया, ठीक है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और आपने से पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करोगे? तो जब आप उसको ऐड करोगे तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो कलर है उसका वो चेंज हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो कलर है दैट विल बी चेंज। तो अगेन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और एक्टिविटी आपको दी गई है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है टुकड़े। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, टुकड़े। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। आपने कॉनिकल फ्लास्क में कुछ जिंक के टुकड़े लिए, ठीक है, और अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें आपने ऐड किया ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब होगा क्या, मैं आपको ये सीधा ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज और कॉनिकल फ्लास्क। ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है, दीज आर जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक आपको पता है मेटल होता है, ग्रैन्यूल्स का मतलब टुकड़े। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, और ये जो आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये आपने या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है या आपने सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 लेना है। तो कौन सा लेना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब अभी ऐसा समझो जैसे कि जिसमें जैसे दूध होता है ना, एक प्योर मिल्क होता है और उसमें पानी मिला दो, तो पानी मिला हुआ दूध होता है वो आपका डाइल्यूट होता है, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और जो प्योर मिल्क है वो आपका कंसंट्रेटेड होता है। यहाँ पर बात करो आप एसिड की, यहाँ पर किसकी बात करो, एसिड की। तो एसिड जो डाइल्यूटेड है तो उसमें वाटर क्या हो, वाटर को मिलाया गया, यानी कि उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो प्योर एसिड होता है उसको क्या कहा जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या कहा जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड। यहाँ तो सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो जिंक ग्रैन्यूल्स है इसमें आपने कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, एंड दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, ये हीटअप होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट वन चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इसको हीट करोगे यहाँ से गैस इवॉल्व होगी, दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज, फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अगर किसी भी, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसमें हमें कोई भी आउट ऑफ द दिस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं, तो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, we can conclude that there is a chemical reaction. Any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. Means change in color, change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature. यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, केमिकल रिएक्शन क्या होता है क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। इट कांट बी रिवर्स, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स मींस बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हाट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, change in temperature
एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। एनी डाउट? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला जो अपने अभी वो एक्टिविटी देखी थी, उसमें क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हुआ था, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही चीज हमने देखी थी, ठीक है। अब इसको ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। भाई ये केमिकल रिएक्शन हुआ है ना, केमिकल रिएक्शन को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वो सारी कहानी नहीं लिख रहे हो कि मैंने मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड। आपने सारी कहानी ना लिखी, इसको आपने इक्वेशन में डिफाइन कर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। बेसिकली जब हम केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन में डिफाइन करते हैं, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो गया? जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, अब इक्वेशन में देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो आपने डायरेक्टली लिखा कि जो भी हुआ है, क्या लिखा आपने? मैग्नीशियम, क्या लिखा आपने? मैग्नीशियम react with oxygen and there is a formation of magnesium oxide. Magnesium and oxygen are reactant and magnesium oxide is a product. is it clear? ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस से है, क्योंकि जब हम बर्निंग प्रोसेस होता है, मैंने कहा था ऑक्सीजन गैस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमने क्रिस क्रॉस मेथड हमने 9th क्लास में भी किया था। अभी मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा आपका। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। जब सेम वैलेंसी होती है तो कैंसिल होता है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा आपका? MgO, ठीक है। अब यही केमिकल रिएक्शन जो है आपकी, या ये अभी आपकी ये भी इक्वेशन है, बट ये कौन सी इक्वेशन है? ये वर्ड इक्वेशन। ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है? ये आपकी, आपने उसी वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स में लिखा, आपने इसी इक्वेशन को किसमें लिखा है? सिंबल में लिखा। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? सारी चीजें ठीक है। A word equation shows change of reactant to product. Change of reactant to product. Through an arrow placed between them. Arrow क्या दिखा रहा है कि भाई आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया। एरो क्या दिखा रहा है कि इन दोनों को रिएक्ट करके वर्ड भी क्या, राइट? The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. ये देखो प्लस साइन दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन both reacted to produce magnesium oxide. रिएक्टेंट के बीच में क्या आता है? प्लस का साइन आता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन। भाई यहाँ पर तो आपका एक ही प्रोडक्ट बना, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते तो उनके बीच में भी क्या आता है? प्लस साइन, ठीक है। बिटवीन देम द एरोहेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो एरोहेड है वो दिखाता है, वो किसकी तरफ होता है? वो होता है प्रोडक्ट की तरफ। तो हाउ टू रीड केमिकल इक्वेशन, ये आपको बेसिक चीजें बताई जा रही है, जो आई थिंक आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी सीख चुके हो। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखो ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन थी, ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन थी वो आपने वर्ड में लिखा। अब यहाँ आपने इसको कैसे लिखा? सिंबल। तो कैसे लिखा आपने? सिंबल में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ बताई जा रही है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formulas instead of word. अब पूरा वर्ड लिखने से बेटर क्या है? देखो चीजें धीरे धीरे आसान हो गई। अब पूरे प्रोसीजर को लिखोगे, उससे बेटर क्या है? आपने वर्ड इक्वेशन को लिखा। वर्ड इक्वेशन से बेटर क्या है? आपने उसको किसमें लिखा? सिंबल्स में लिखा, यानी कि यूज देयर फॉर्मूला, राइट? A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, magnesium का formula क्या होता है? Mg. Oxygen gas, oxygen that is O2
and magnesium oxide that is MgO. The above word equation can be written as like this. यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब देखो ये जो आपने इस जो इक्वेशन लिखी है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये आता है क्या ये बैलेंस है या नहीं? बैलेंस क्यों होना चाहिए ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यही था आपका, ठीक है। तो हाउ इज इट पॉसिबल भाई जितने एटम आपके लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट हैंड साइड में होने चाहिए, यस और नो? जैसे यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है 1, कितने ऑक्सीजन है 2, तो टोटल जो आपके एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो कितने हैं 3। तो राइट हैंड साइड में भी जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने होने चाहिए 3। अब ये बताओ एटम्स का मास होता है ना, तो एटम्स अगर ज्यादा और कम होंगे तो मास चेंज होगा या नहीं होगा? तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये कब पॉसिबल नहीं है? जब जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे इतने कितने कहाँ होने चाहिए राइट हैंड साइड। यहाँ सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side। अब आप देखो कि जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है या नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क से पूछा जा रहा है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है तो आप कहोगे इक्वेशन इज बैलेंस। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाई सो? बिकॉज़ द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ एटम्स मेरे डिफरेंट हो जाएंगे तो मास मेरा सेम नहीं होगा, तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, वो कैसी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड। ठीक है, और ऐसी जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे पुट आउट जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट? अब हम ये सीखेंगे कि जो इक्वेशन अगर बैलेंस ना हो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि there are two different products after reacting, these are reacted, if A reacts with B they are reacted, and if there is a formation of C, अगर C का जो नेचर है जो इसकी स्टेट है वो इससे डिफरेंट है तो आई विल से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। फिर आपने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, फटाफट बताओ क्या क्या होता है। फर्स्ट वन बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, ऐसा बताओ। चेंज इन स्टेट, चलो ठीक है, हाँ जी आप बताओ। चेंज इन कलर, ठीक है, आप बताओ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वेरी गुड। इज देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? यस, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का हमने एक एक्टिविटी किया था, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या थी वो एक्टिविटी? हमने कॉनिकल फ्लास्क को लिया। यस प्लीज। यस, वेरी गुड। वी हैव टेकन अ कॉनिकल फ्लास्क और इसमें आपने क्या रखा? सम जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मींस व्हाट? टुकड़े, ठीक है। फिर इसमें आपने एक एसिड डाला था, वो एसिड पहले मुझे बताओ कंसंट्रेटेड था या डाइल्यूटेड था? डाइल्यूटेड एसिड था, उसमें दो ऑप्शन थे आपके पास। व्हिच आर दोस टू ऑप्शंस? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यू कैन ईदर टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यू कैन टेक सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ व्हिच गैस? हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ और टेम्परेचर भी आपका क्या हुआ? चेंज हुआ। इट मींस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट? फिर इसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि जो केमिकल रिएक्शन है इधर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल। फिर हमने क्या देखा कि जो भी केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस। अगर केमिकल रिएक्शन आपकी अनबैलेंस्ड है तो उसको क्या कहा जाता है? यस,
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन अकॉर्डेंस विद विच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस हो ही नहीं सकती, अगर वो अनबैलेंस है तो हमें उसको बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो आप, ये कुछ सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेनली जो भी आपके सिलेबस में यूज होने वाले वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली इसी तरह से लिखनी है। जैसे कि अगर वर्ड यूज होता है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? O, और उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। सल्फाइड, सल्फाइड का सिंबल क्या होता है? S, वैलेंसी क्या होती है? 2। एल्यूमिनियम, अब वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है सारे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अदरवाइज मैं आपको 9th क्लास का वो जो लेक्चर था उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप देखें, ठीक है। और आपको जो मेन जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ, 70 to 80% सारा आपका यहाँ पर सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। ये भी मैंने कहा था कि जो भी सिंबल होता है उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल, सेकंड क्या होगा आपका? स्मॉल। समटाइम्स भाई जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन को ये एक हैबिट होती है कि हम इस तरह से लिखते हैं, तो हो सकता है मैंने भी नहीं लिखा होगा, और ये इसका सिंबल नहीं होता है एक्चुअली में। इसका सिंबल क्या? कैपिटल C और स्मॉल है। जैसे अगर आप HCl लिखते हो तो HCl को जनरली हमारी हैबिट ऐसी होती है ना, कभी भी देखना हम इस तरह से लिख देते हैं, और एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है? HC और स्मॉल। ये क्लोरीन में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, सेकंड वाला क्या होगा? स्मॉल। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। देन सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और वैलेंसी क्या होती है? 1। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K, वैलेंसी क्या होती है? 1। आयरन, आयरन 2, इसका सिंबल क्या होता है? Fe। इसकी जो वैलेंसी होती है ना एक्चुअली वो वेरी करती है, बट मेन जो आपके सिलेबस में मैं बता रहा हूँ आयरन 2 नहीं, वो आयरन जिसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। कॉपर 2, 2 का मतलब वैलेंसी कितनी है? 2, और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। देन जिंक, सिंबल Zn, वैलेंसी 2। कैल्शियम Ca, वैलेंसी 2। मैग्नीशियम Mg, वैलेंसी 2। आयोडाइड I, वैलेंसी 1। ब्रोमाइन सिंबल क्या होता है? Br, वैलेंसी 1। क्लोरीन, ये हम सबको पता है, हाइड्रोजन H, वैलेंसी 1। एमोनियम, अब ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। एमोनियम, एमोनियम क्या होता है? NH4, पढ़ा था ना पॉलीएटॉमिक आयंस। एमोनियम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है? NH4। और पूरे इस एमोनियम की वैलेंसी क्या होती है? 1। क्वेश्चन में अगर आएगा नाइट्रेट तो आपको पता है नाइट्रेट मींस NO3, नाइट्रेट मींस NO3, पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंबल क्या होता है? 1। सॉरी, वैलेंसी क्या होती है? 1। हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, पहले कितनी बार क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन हो गया H, कार्बोनेट क्या होता है? CO3, और दोनों की वैलेंसी क्या होती है? 1, तो ये HCO3 है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है? HCO3, और वैलेंसी कितनी होती है? 1। कार्बोनेट अभी बताया था CO3, वैलेंसी कितनी होती है? 1। सल्फेट, जहां सल्फेट वर्ड यूज होगा दैट इज SO4, और वैलेंसी कितनी होगी? 2। बैरियम Ba, और वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिफोर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो आपने 9th क्लास में फॉर्मूलास पढ़े थे क्रिस क्रॉस मेथड से, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि ये फॉर्मूला है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अभी हमने देखा कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्लोरीन का सिंबल कैपिटल C, स्मॉल है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1। देखो आइडियली तो 1 प्लस और माइनस होता है, बट जब फॉर्मूला बना दो तो प्लस माइनस का वो लेना देना नहीं होता, सीधा लिखो कि ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो बाय क्रिस क्रॉस मेथड अगर सेम वैलेंसी है तो हमने क्या देखा था? कैंसिल हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। द सिमिलर वे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है?
Mg। क्लोरीन का क्या होता है, कैपिटल C स्मॉल l। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, 2। गुड। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो बाय क्रिस क्रॉस मेथड, व्हाट वी विल हैव, क्या 1 को कभी लिखा जाता है फॉर्मूले में, एज इट इज छोड़ दोगे। Cl के पास क्या हो जाएगा, 2 MgCl। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम हो गया Ca, क्लोराइड क्या होता है आपका Cl। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, 2। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, 1। व्हाट वी विल हैव बाय क्रिस क्रॉस मेथड, that is CaCl2। is it clear? again calcium Ca ऑक्साइड। तब स्टार्टिंग जो मैंने किया था आपको याद होगा, उसमें क्या था आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या था, ऑक्साइड, दैट इज O, राइट। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2। ऑक्साइड ऑक्सीजन की क्या होती है, हाँ जी आप बताओ। 4 ही कह रहा है क्या, बाकी तो सब में 4 ही कह रहा है। ऑक्सीजन का अच्छा मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। अब इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। सेकंड शेल में 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, मुझे समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, अब सेम वैलेंसी है तो क्या होगा फॉर्मूला, CO। वाई सो, बिकॉज सेम वैलेंसी में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इट विल बी इक्वल टू CO। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, चलूँ मैं आगे, ठीक है। सेम आप जनरली किसी भी फॉर्मूले में आपने ये नहीं देखा होगा, ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन को क्लोरीन नहीं बोला जाता, क्या कहा जाता है, क्लोराइड, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो ये इनके केमिकल नेम्स आप कह सकते हैं, इस तरह से इनका प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अगर कहीं ऑक्सीजन का नाम आएगा भी तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, उसको ऑक्साइड ही बोला जाएगा। नहीं आएगा, जैसे वाटर में ऑक्सीजन होता है, उसको वाटर में ऑक्सीजन बोला ही नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं अगर ऑक्सीजन आएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो गया आपका Ca। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, तो अभी हमने देखा ऑक्साइड OH, OH की क्या होती है, 1। तो बाय क्रिस क्रॉस मेथड इट विल बी इक्वल टू Ca। अब देखो OH है, अब OH जो है ये आपका आयंस है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो जब ये 2 यहाँ शिफ्ट होगा तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे 2OH, या ऐसे लिखोगे ब्रैकेट, ऐसे लिखोगे CaOH, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, दैट इज सोडियम कार्बन, दैट इज सोडियम कार्बन। देखो सोडियम हो गया आपका Na, कार्बोनेट क्या होता है CO, कार्बोनेट क्या होता है आपका CO। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 1। मैंने जब आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट बताया था तब भी मैंने बताया था कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 1, तो बेसिकली HCO3 होता है। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, अब देखो ये चीज आपको, अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट CO3, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी क्या होती है। सोडियम, अब सोडियम आपको पता है सोडियम का सिंबल Na होता है, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है अपन, बेसिकली इट इज इक्वल टू NaCO3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। एक मिनट, गलत हो गया क्या, CO3, C और O। कार्बन की कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2, तो 2 होती है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो आयंस होते हैं इनकी वैलेंसी इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर भी इसको ठीक करते हैं, ये दोनों ही जगह गलत है आपका। यहाँ ये होगा H2CO3, क्या होगा H2CO3, और यहाँ पर ये क्या होगा 2, समझ आ गया। इसकी जो वैलेंसी छोड़ दो क्योंकि अलग अलग है, हाइड्रोजन का इसको लिखो H2CO।
और यहाँ पर क्या होगा CO। बेसिकली यहाँ पर ये आपका मेन कार्बन है, तो कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे। अब नेक्स्ट आता है आपका अमोनियम सल्फेट। अब देखो अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4। सल्फेट, सल्फेट का मैंने डायरेक्टली बताया था आपको SO4 होता है। क्या होता है SO4। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर आता है। देखो सल्फर की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 और 2 का HCF क्या होगा 2 ही होगा ना, ठीक है। तो आयंस की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये भी बता, यस ना याद है तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर की वैलेंसी क्या होती है 2, ऑक्सीजन की क्या होती है 2, तो 2 और 2 का फिर HCF देखो क्या होता है दैट इज 2। तो SO4 जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। इज इट क्लियर। जब आप इसको तो क्या होगा बाय क्रिस क्रॉस मेथड, देखो NH4 के पास 2 जाएगा, कैसे जाएगा विद ब्रैकेट, और SO4 के पास क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट। क्लियर हो गया ना सारी चीजें, ठीक है। अच्छा इसके बाद केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंटेशन क्लियर है। A and B one or more substances reactive to produce a new product, इसको क्या कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या कहा जाता है राइट हैंड साइड, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं जो विदाउट कंडीशन, जो क्या होती है विदाउट कंडीशन, और कुछ केमिकल रिएक्शन जो होती है आपकी वो विद कंडीशन होती है। ये बात समझ में आ रही है। कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जो विदाउट कंडीशन होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है विद कंडीशन। अब इसका एग्जांपल में देखो, जैसे कि देखो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2। क्या यहाँ पर कोई कंडीशन है? कंडीशन अगर होती है तो उसको यहाँ लिखा जाता है, ये जो एरो है ना आपका, इस एरो के ऊपर कंडीशन को मेंशन किया जाता है। अब वो कुछ भी हो सकती है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेड टू फॉर्म वाटर इन एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर लिखा जाए कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, या अगर आप इन दोनों को हीट करोगे तब वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर हीट का साइन बनाया जाएगा राइट डेल्टा। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो एज इट इज हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, अगर एरो में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया इट मीन देयर इज नो कंडीशन, तो भैया कोई कंडीशन है, यहाँ क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो जब आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया विदाउट, तो ये जो रिएक्शन है इसमें किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वाटर की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा ये जो दिखाया आपने ये क्या दिखा रहा है कि हाइड्रोजन जो किस स्टेट में था गैसियस स्टेट में था, और ऑक्सीजन जो ये भी किस स्टेट में था गैसियस स्टेट में, लेकिन जब नया प्रोडक्ट बना तो वो किस स्टेट में था लिक्विड स्टेट में। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया केमिकल रिएक्शन का चेंज ऑफ स्टेट। Why it is a chemical reaction? Because there is a change of state. ये तो गैस, ये जो रिएक्टेड थे ये गैसियस स्टेट में थे, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो ये किस स्टेट में आ गए लिक्विड स्टेट। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको कि कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं जो कंडीशन पर होते हैं। आप रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाओगे तो कंडीशंस होती है, लाइक भाई ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट कब बनेगा जब हम इसको हीट करेंगे, या इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा, या जब रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है पहले ये बताएगा, कैटलिस्ट क्या होता है, उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को क्या कर देता है फास्ट कर देता है, उसको स्पीड अप कर देता है। बाय द यूज कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। यह समझ में आ रही है। अब कंडीशन का मतलब क्या, जैसे कि एक एग्जांपल देखो ये C2H4 प्लस H2। अब यहाँ जो ये जो रिएक्शन हुआ है किसकी प्रेजेंस में हुआ है, निकल, इसको बोलते हैं पैलेडियम एंड बोथ आर कैटलिस्ट। तो जब हम इन कैटलिस्ट का यूज करेंगे देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, और कैटलिस्ट का क्यों यूज करते हैं टू स्पीड अप द रिएक्शन। हालांकि जितना इसका मास होगा, लाइक अगर आप निकल आपने यूज किया 5 ग्राम है, जो उतना भी यूज किया वो उतना का उतना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली वी यूज कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। अच्छा वैसे कंडीशन देखो आप, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं कैल्शियम, ये क्या होता है कैल्शियम, CO3 अभी हमने डिस्कस किया था। कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, अब याद रखें कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 2, और कैल्शियम की वैलेंसी भी कितनी होती है 2, दैट इज व्हाई इट इज CaCO।
तो कंडीशन क्या हमने यहाँ पर किया कि हमने इसको हीट किया। क्या किया? हीट करने से क्या क्या हुआ? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंडीशन को, अगर आप इसको हीट नहीं करोगे, एज इट इज CaCO3 कर दोगे, तो ये किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा। There are some reaction which require condition, there are some reaction जो कि without any condition directly हो जाए। ये चीज समझ में आ गई आपको? यहाँ पे कोई डाउट? हाँ जी। ये पता कैसे चलता है? ये तो ऑलरेडी पहले रिसर्च की गई है, लैब्स में देखा गया है कि भाई इसको। हाँ जी। हाँ, अभी आपके लेवल पर तो आपको चीजों को, जो आपके सिलेबस में रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, वो सारी आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर आप आगे आप साइंस के साथ जाते हो तो हायर लेवल पर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ करोगे, तो वहां पर आप इन चीजों को देखोगे। ये जो आप जो चीजें आपको आप पर तो आप साइंस रहे हो, लेकिन आप खुद तो रिसर्च नहीं करो। जो आप रिसर्च हो चुकी है आप उनको स्टडी करो। तो जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को एज इट इज हमने किया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो आपको बताया जाए। एज इट इज किया तो कुछ भी नहीं। अब आपको ये बताया जाए कि जब हमने इसको हीट किया, जब हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो जो इन प्रोडक्ट्स में वो चेंज हुआ, प्रोडक्ट्स क्या थे? वो थे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दे रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करें, राइट? तो इसमें देखो आपको दिया हुआ जिंक, एक इक्वेशन है, जिंक प्लस ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। आपने कॉनिकल फ्लास्क वाला जो रिएक्शन था ना, ये वही रिएक्शन किया। वहां पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी? तो ये देखो, ये आपकी हुआ। So when we react zinc with sulfuric acid, there is a formation of zinc sulfate and hydrogen gas. अब ये चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो ये कैसे आप चेक करोगे? इसको आप कैसे चेक करोगे कि ये बैलेंस है या नहीं? तो देखो, ये आपका एक वे होता है। अभी इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में तो आपको इस मेथड के साथ ही जाना पड़ेगा। फिर जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप डायरेक्टली भी बैलेंस कर सकते हो। मैं दोनों तरह से आपको बताऊं। तो देखो ये जिंक, ठीक है। तो जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, जो भी आपके एलिमेंट है ना, वो सारे लिखो। तो कौन कौन से एलिमेंट है आपके यहाँ पर? अगर आप सभी एलिमेंट्स को देखो तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? जिंक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, और फिर ऑक्सीजन है। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें। अब आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के कितने एलिमेंट एटम? लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के कितने एटम है? 1। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1। यहाँ तक कोई डाउट? लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2। यहाँ तक कोई डाउट? सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 1। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 4। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 4। अब देखो सारे इक्वल है, इसमें दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये बैलेंस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। द नेक्स्ट इक्वेशन इज Fe का मतलब क्या होता है? किसका सिंबल होता है? आयरन। और H2O, जब आयरन को आपने वाटर से रिएक्ट किया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 प्लस H। H2 क्या है आपका? H2 का मतलब ही क्या होता है? क्या? अब कंसेप्ट क्या था आपका? जितने भी एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में सारे, ठीक है। तो Fe, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन एटम है? 1। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। राइट हैंड साइड में 2। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन एटम है? 1। राइट हैंड साइड में 4। मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स है वो किसके दिखाई दे रहे हैं?
ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस करते हैं। कितनी बार समझ में आ गया? इसी में भी डजंट मैटर। तो अगर मुझे ये 4 है, अच्छा कम से ज्यादा होते हैं हमेशा, ज्यादा से कम नहीं होते, तो इसको डिवाइड करना शुरू करो। ऐसा आप लोगों को ज्यादा आएगा, समझ आ गया? आपको फिर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। समझ आ गया? तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई। अब जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कौन सा है आपका? यही कंपाउंड था ना जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो ऑक्सीजन है वो, ये जो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसी ऑक्सीजन में किया है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ 4 के आओ के आगे 4 लगा दूं? कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो भी आप चेंजेस करोगे वो कभी भी यहाँ नहीं लिखे जाते। जो भी चेंजेस होगा वो आपको आगे ही लिखना होगा। यहाँ समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप बीच में कुछ भी चेंजेस करोगे तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, फिर वो वाटर नहीं रहता है। वाटर का मतलब ही क्या है? H2। तो ये जो आपने 4 किया है इसका मतलब क्या है? यहाँ आपका 4 है। अब ये बात, जैसे आपने यहाँ 4 किया तो 4 टू द क्या हो गया? कहने से जो हाइड्रोजन है मेरे को 8 हो गए। यस और नो? अब अगर ये 8 हो गए तो इसको 8 करने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कहने से यहाँ भी 4 आ जाए। यस और नो? ये क्लियर हो गया? अब यहाँ 3 है, इसको 3 करने के लिए क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये बैलेंस, जैसे ये बैलेंस होगा ये भी बैलेंस हो जाएगा। बेसिकली जो आपकी बैलेंस इक्वेशन है वो क्या है? 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H. This is the balance. ठीक है? तो यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है? तो आज की क्लास में जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है? फिर हमने देखा जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि जब केमिकल इक्वेशंस होती है, केमिकल इक्वेशन वो या तो बैलेंस्ड होती है या अनबैलेंस्ड होती है। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है? उसके बाद हमने देखा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसका क्या प्रोसेस बताया मैंने आपको? एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है? So from the next class we will continue with our balancing of chemical equations. Okay?